अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कि स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने के करीब है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने दरमियानी राह निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुर्ख झंडी दिखा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंड्स तो मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन उनके इजरा से माजरत करते हुए कहा है कि पैसों का इजरा करने का इख्तियार हुकूमत का है, उनका नहीं है। ये बात कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी मीटिंग के दौरान की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की सरबराही में हुआ, जिसमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल डॉक्टर रमेश कुमार, अली परवेज मलिक और दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में वजीर कानून ने कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के एक एक पैसे का हिसाब वफाकी हुकूमत रखती है। वजारत खजाना कह चुकी है इंतखाबात के लिए बजट में इजाफी फंड्स नहीं रखे गए, इंतखाबात पर दोबारा अखराजात मुल्की मफाद में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फंड्स का इंतजाम करने की हिदायत की। सरकारी फंड्स के ट्रस्टी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसी दौरान वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि हम कानून के मुताबिक अमल दरामद करेंगे और हम सबरी वफाकी भेज देते हैं। ये लेके जाएंगे और शाम में असेंबली का सेशन भी है, उसी में ले जाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हमारे लिए ऑनरेबल है। हम चाहते हैं कि हम उसको कंप्लाई करें। स्टेट बैंक के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो पैसे एलोकेट करके खर्चे करवा दे। कैबिनेट ले जाएगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से हम बजट अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट से हम फाइनेंस बिल अप्रूव कराते हैं, पार्लियामेंट हर मनी बिल अप्रूव करता है, उसके बगैर उसकी लीगल इंटेंसिटी होती नहीं है। कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने वज़ारत खजाना को ये हुक्म दिया है कि बजाय इसके ये एक ब्लैक होल क्रिएट हो और कल को इसमें कॉम्प्लिकेशंस आए, वो ये मामला आज कैबिनेट से अप्रूवल के बाद असेंबली में ले जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा है, और असेंबली से इसे मंजूर करवा लें तो इंशाल्लाह अच्छा रास्ता निकलेगा। आज इसी इजलास से वजीर तजारत नवीद कमर ने भी खिताब किया और सख्त और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए उनका कहना था कि आइन में अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया का अपना अपना किरदार है। पार्लियामान का काम कानून साजी है, वज़ीर आज़म का इंतखाब और बजट की मंजूरी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बजट और कानून साजी का हक भी छीना जा रहा है। अदालत की तौहीन पर अफसरान जेल जाने से डरते हैं तो पार्लियामान की तौहीन पर भी जेल भेजा जा सकता है। कायमा कमेटी के धुआंधार इजलास के बाद इलेक्शंस के हवाले से फंड्स की समरी वफाकी काबीना को भेजी गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, अयाज सादे, कबीर मकाम और दीगर शरीक हुए। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ने फंड से मुतालिक फैसले पर गौर किया। काबीना ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी पार्लियामान को भेज दी। दूसरी जानिब अदालत की जानिब से बार बार पार्लियामान के कामों में मुदाखलत पर स्पीकर कौमी असम्बली भी आज काफी बरहम दिखाई दे रहे हैं। राजा परवेज अशरफ ने 22 इंटरव्यू देते हुए अदलिया को वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर अदलिया ने पार्लियामान पर पाबंदी लगा दी है कि वही कानून साजी होगी जो उनके मुताबिक होगी, तो कानून और आइन साजी भी वही आकर कर लें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को इलेक्शंस कराने का वाज़ेह हुक्म है, लेकिन हुकूमत की जानिब से 14 मई को इलेक्शंस कराने का कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा वो हुकूमत की जानिब से मुसलसल कह रहे हैं कि जितना मर्जी जोर लगाकर देख लें 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला इस बारे में क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता है। जो है 14 मई को तो इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पंजाब इलेक्शंस निगरान पंजाब हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि 90 रोज से बाहर इलेक्शंस नहीं हो सकते, इसके बाद आइन खत्म हो जाता है। इस पर मुल्क भर की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मुत्तफिक हैं। इमरान खान ने कहा कि 90 रोज के बाद निगरान हुकूमत की कोई आइनी हैसियत नहीं रहेगी और 90 रोज के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आइनी होगा। इन्हें हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए। बिल्कुल इनकी कोई आईनी हैसियत नहीं रह जाएगी। 90 दिन के बाद सब कुछ जो ये करेंगे गैर आईनी होगा। इनको बिल्कुल हटना चाहिए और एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए जिसका सिर्फ काम हो इलेक्शन करवाना। ये तो एक और एजेंडा के ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट आई है जो सब कुछ कर रही है सिवाय इलेक्शन के। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से तो 21 अरब के फंड्स के इजरा से मुतालिक स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर हो गई है। पार्लियामान ने भी कायमा कमेटी की तरफ से भेजे गए जो मामलात है उस पर मुस्तरद कर दिए कि 21 अरब जारी नहीं कर सकते। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा वफाकी हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत जारी नहीं कर रही, अब क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंतज़ार करूँगी मैं कल पहले तौहीन अदालत स्पीकर साहब पे लगती है वज़ीर ख़जाना पे लगती है, वज़ीर कानून पे लगती है, वज़ीर दाखिला पे लगती है या वज़ीर आज़म साहब पे लगती है, क्योंकि आज इन्होंने तौहीन सुप्रीम कोर्ट तो कर दी है। और जो आप ये बता रहे थे मैंने सामने खोल के रखा है 81 की जो डी क्लॉज है वो कहती है एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट और अवॉर्ड पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब आप मुझे ये
बता दें, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये इन्हीं जैसी हुकूमतों आप के ही के लिए सामने ये अगर आइन है में तो शिक रखी गई रहनुमाई थी फरमाइएगा, कि जब वो आर्टिकल 84 में क्या लिखा हुआ है? जमहूरियत को देखिए जी, आर्टिकल 84 भी मैं खोलकर आपको बता देती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं अभी आती हूँ ना, क्योंकि मैं पूरे 3.5 साल असेंबली का हिस्सा भी रही हूँ, हर बजट का हिस्सा भी रही हूँ। यहाँ पर होगा क्या, कोई भी चीज़, कोई भी अगर जैसे जलजला सैलाब आ गया, उसके लिए एक अमाउंट एनडीएमए को हमने एलोकेट कर दी, एनडीएमए को एलोकेट कर दी, ज़रूरत थी, मुल्क की ज़रूरत थी। इस वक्त तो एक मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल ज़रूरत है, एक चीज़ आ गई, बारिशें हो गई ज़्यादा, गंदुम को मंगवाना पड़ गया, उसके लिए वो फंड तो बजट में नहीं रखा जाता, तब इन्हीं एक्सपेंडिचर से निकाल के वो खर्च किया जाता है, और उसके लिए ना पार्लियामेंट की अप्रूवल होती है, ना ये जो कमेटी बैठी है इसकी अप्रूवल होती है, और उसके बाद जब बजट फाइनल पेश होता है तो वहां पर उसको अप्रूव करा लिया जाता है। दैट्स इट। और मेरा ये ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये इनके अगेंस्ट जाएगा। ये एक मुझे एग्जांपल दे लेने दे, ये बिल्कुल इस तरह से एफबीआर ने एक चीज की कि मैंने टेक्सटाइल्स वालों को इतने रिफंड्स देने हैं और उसने नहीं दिए, उसके बाद वो चले गए अदालत के बाद, अदालत ने ऑर्डर किया इनके रिफंड्स क्लियर करें, उसके लिए वो चलिए मुझे ये बताएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त स्टेट बैंक को ये कह सकती थी कि आप रकम का इंतजाम करें और 21 अरब लाकर हमारे पास सामने रखें? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकती है, जिस तरह वो एफबीआर को डायरेक्ट कर सकती है, जिस तरह वो किसी भी इदारे को डायरेक्ट कर सकती है। यहाँ पर जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, सुन ले, उस फाइनेंस एक्ट 2019 और के उसके मुताबिक अंदर ये था कि स्टेट बैंक फंड्स हैं, नहीं वो स्टेट बैंक खुद उसका इजरा वफाकी हुकूमत कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है। मैं उधर ही आ रही हूँ। अब वो भी हमने ही, जिसके ऊपर इन्होंने कहा था कि जी स्टेट बैंक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है, वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी तो हमने ही करवाई थी। अब स्टेट बैंक को ये क्यों कायमा कमेटी के आगे बुला रहे हैं? मैं आपको नहीं, ये तो आज को डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है ना इनको कानून कि हम डेडिकेट कर सकते हैं, ये रिलीज नहीं कर सकते, ये फंड्स रिलीज वफाकी हुकूमत ने करने, ये तो स्टेट बैंक का अपना मौक़िफ़ है। और उन्होंने ही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ही वहां पर जाकर जो खत के बाद ये कहा था कि अगर आप हमें कहेंगे, अगर आप हमें डायरेक्ट करेंगे तो हम ये रिलीज कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है, 1400 अरब रुपया इस वक्त मौजूद है, 129 अरब रुपया चलिए इसको क्लियर करते हैं वन बाय वन। आपने कहा कि स्टेट बैंक इकोनॉमिस्ट है, इंडिपेंडेंट है, मैं बताती हूं, और स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट भी आप ही की हुकूमत ने मंजूर किया था, लेकिन स्टेट बैंक का मौक़िफ़ ये है कि वो ये फंड्स वफाकी हुकूमत की अप्रूवल से गो एड से रिलीज करेंगे, उनका इख्तियार नहीं है या उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो खुद से 21 अरब रिलीज कर दें। मैं आपको बता रही हूँ ना, तो अच्छा हुआ है ना, उन्होंने तौहीन अदालत से अपने आप को बचा लिया, और तौहीन अदालत उन्होंने पार्लियामेंट इसमें कानूनी नुक्ता है ना, और वजीर कानून और वजीर खजाना पे लगा लिए। फॉर एग्जांपल अगर 21 अरब स्टेट बैंक जारी कर देता है और वफाकी हुकूमत उसको यूटिलाइज नहीं करती है, ये रिलीज नहीं करती, तो क्या 21 अरब जो रिलीज होगा, जारी होगा, क्या वो लैप्स नहीं हो जाएगा? फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं। मुझे आप ये बता दें, कल 30 अरब रुपया रोड्स बनाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को रिश्वत देने के लिए आपने कर दिया है, बजट में और अभी रह कितने गए? 2 महीने भी नहीं 2 महीने भी नहीं रह गए हैं अभी उसको यूज तो अगर आपको तो पता है कि उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो फंड्स भी लैप्स हो जाएंगे। बनाने नहीं है, आईपीपीज में इन्होंने करने नहीं है, तो लैप्स होने के बाद वो अगले साल में एलोकेट भी तो हो जाएंगे ना। रीएलोकेशंस किसको बोलते हैं? रीएप्रोप्रिएशन या रीएलोकेशन होगी, लेकिन वो जो डेवलपमेंट बजट रखा होता है, अगर आप बजट से पहले उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अभी तो लैप्स हो जाएगा ना। नहीं, वेट, मैं असल में इन सब लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। इन सब का आइन और कानून से उतना ही ताल्लुक है जितना नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का इस मुल्क और पाकिस्तानियों के साथ है। इससे ज्यादा इनका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आइन और कानून की बात, मुझे आइन बताए ना कि आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इससे भाग गए, मैं सारों की तरफ आ रही हूँ। उसके बाद इन्होंने शबखून मारा सुप्रीम कोर्ट पे, 191 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, उसके बाद पहले 224 की खिलाफ वर्जी की, फिर 218 से 222 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की, फिर 199 की खिलाफ वर्जी की, फिर इन्होंने ये आज जो है जाकर 81D की खिलाफ वर्जी कर दी है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, 81D की बात कर रही हैं, इतना हौला हाथ रखने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर। आर्टिकल 84 में क्या लिखा है? चले पढ़े आपने तो क्योंकि अपने सामने ओपन किया है ना, मैं आपको बता देती हूँ ना, आपके तो सामने ना, मैंने अपने सामने 81D ओपन किया, आपने जो 84 खोला, आप जरा मुझे वो भी बता दें। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आर्टिकल 84 के अंदर भी बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल है। ये समझती हूँ। नहीं, मैं सुन लेना, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के इजरा का मामला वफाकी हुकूमत के पास है, वफाकी हुकूमत ये इख्तियार रखती है कि गो एड देती है नहीं देती। आज फेडरल कैबिनेट का इजलास भी हुआ, मामला पार्लियामान के अंदर भी आया, पार्लियामान ने इसका गो हेड नहीं दिया कि स्टेट बैंक 21 अरब रिलीज करे। अब क्या करेंगे? क्या पूरी पार्लियामान के ऊपर तौहीन अदालत लगवाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, पार्लियामेंट पे नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? लगनी चाहिए स्पीकर के ऊपर, जिससे ये करारदाद पेश की जानते बूझते हुए। उन कायमा कमेटी के अंदर वजीर खजाना और वजीर कानून के ऊपर लगनी चाहिए। एक वजीर कानून जो ये सारी बातें करे, एक वजीर जो वहां पर खजाना साहिबा बैठी हुई थी, जिनको वाकई आइन कानून का नहीं पता था। और ऊपर से आज यहाँ पर जो वजीर दाखिला जो कल बैठ रहे हैं ना, मैं बात करती हूँ, मैं बिल्कुल सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करती हूँ। आप अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तौहीन अदालत लगवा रही हैं। सुपरमेसी नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, इसलिए कि ऐसे लोगों को उस पार्लियामेंट में भी बैठने का कोई हक नहीं है जिनको आइन और कानून का ना पता हो। अगर आज ऐसा होगा तो कल को आपको भी पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं देगा। डमी पार्लियामेंट, एक सेकेंड, नहीं देखे, अगर मैं भी ऐसे काम करूंगी तो मुझ पे भी लगना चाहिए। अगर मैं भी आइन और कानून की पासदारी नहीं करूंगी, लेकिन जब मैं नहीं करूंगी ना, तब की बात होनी चाहिए ना। वैसे पार्लियामेंट को अंडरमाइन करके बात करने लगी हूँ ना, अंडरमाइन करने की बात नहीं है। पार्लियामेंट इज अ डमी पार्लियामेंट, जहां पर ऑपोजिशन भी वही है, हुकूमत भी वही है, वही। और अगर ये पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट है तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में जाने के लिए शराइत क्यों रख रही है मुज़ाकरात में? हमें पार्लियामेंट में आने का मौका दे, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। मैं वही बताती हूँ ना। आज पहला यहाँ पर हमें बैठकर, पहली बात आज हमें पता है हमें आज यहाँ बैठकर क्या करनी चाहिए थी। वो ये करनी चाहिए थी कि वजीर आजम के ऊपर वजीर आजम के अपने मेंबरान ने ही इस वक्त अदम एतमाद कर दिया है। ये अगर आज इमरान खान की हुकूमत में होता ना, तो पहली हेडलाइन क्या चल रही होती वो मैं आपको बता देती हूँ। इमरान खान मनी बिल पेश करने में या मनी बिल को अप्रूव कराने में नाकाम हो गए, और जब मनी बिल करंट हुकूमत का अप्रूव कराने में नाकाम हो जाए तो क्या होता है? वो मनी बिल किस लिए पेश किया गया? हुकूमत के ऊपर वो अप्रूव करने के लिए, डिसअप्रूव करने के लिए? मुझे तो एक लम्हे के लिए ये लगा कि आप आजाद कश्मीर की बात कर रही हैं, कि जहां पर अपने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने वजीर आजम की बात कर रही हूँ। मैं अपने ही वजीर आजम साहब की बात कर रही हूँ, जो जब करारदाद पेश करते हैं तो 42 लोग उस पर साइन करते हैं। जो जब वहां पर जॉइंट सेशन बुलाते हैं तो वहां पर 120 लोग प्रेजेंट होते हैं। जो आज जब मनी बिल की अप्रूवल या डिसअप्रूवल करानी हो तो वहां पर तो पार्लियामेंट के लोग बैठे ही नहीं होते। तो मुझे ये बता दें, ऐसी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का क्या फायदा? कोलिजन है ना, ये तो हेड ऑन कोलिजन है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी चार्जशीट रख रहे हैं ना वो, कि वहां पर भी डिवीजन ऑफ बेंचेस है, वहां पर भी डिवीजन ऑफ जजेस है ना आपके सामने है। क्योंकि अगर पार्लियामान के अंदर इस तरह के मामला आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी तो सिचुएशन आपको पता है। रेहान साहब, ये तो बड़ी आसान सी बात है। मुझे आप एक बात बता दें, 1 मार्च के फैसले से पहले पीडीएम फारूक एशडाइक, उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत खुद की थी और रिटर्न फारूक एशनाइक साहब तो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे थे। मेरे पास वो प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है अभी भी। फारूक एशनाइक साहब तो शुरू दिन से कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं। पहले कि पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद उन्होंने आखिरी दिन से एक दिन पहले एप्लीकेशन वापस ले ली थी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड और मैं इसकी आपको भिजवाऊंगी, खुद से मैं भिजवाऊंगी आपको व्हाट्सएप। फारूक एशनाइक साहब ने बार-बार कोर्ट में ये कहा था कि फुल कोर्ट बनाए। ये को मार्च की उसी की बात कर रही है जिसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया था। ना जिसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही रिलीज नहीं हुआ था, जहां से मामला शुरू हुआ। ऑर्डर 3-2 से आया था, नहीं जिसका 3-2 आया था। वो 3-2 और 4-3 का भाव इसलिए था ना कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिलीज ही नहीं हुआ था। सुन लेना, इबाम तो है ही नहीं ना जी, इबाम तो किसी इबाम ही तो है, ये कियोस नहीं है तो क्या है? ये कहते सुन ले कॉन्स्टिट्यूशनल कियोस भी है, पॉलिटिकल भी है। हौसले से मैं टाइमलाइन आपको बताती हूँ। पहले ये जाते हैं, कहते हैं जी फुल कोर्ट बना दें। आखिरी फैसले से 2 दिन पहले इनके लॉयर्स को पता नहीं क्या होता है, वो फुल कोर्ट की एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। जहां पर ऑर्डर आ जाता है, 3-2 से ऑर्डर लिखा हुआ आ जाता है, ये 4-3 का पहाड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनमें से कोई रिव्यू पर नहीं जाता। पंजाब की हाई कोर्ट्स, केपीके की हाई कोर्ट्स जो है उसी ऑर्डर को मानते हुए जितनी भी अपीलें हैं वो खारिज कर देती हैं। इतने दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी कर देता है, सदर अपनी डेट दे देता है। उसके बाद यहाँ पर मसला क्या पड़ता है? मसला उसके बाद फिर 4 अप्रैल को जाकर पड़ता है। फिर ये कहते हैं जी कोर्ट बना दें। अब कोर्ट में अक्सरियत तो साबित हो गई है। उधर जाकर ताड़र साहब क्या कहते हैं? ताड़र साहब फरमाते नहीं, ये 2 जजेस ना रखे, बाकी कोर्ट में कोई और बिठा दे। भाई ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैंने इसके साथ प्रोग्राम नहीं करना, मैंने उसके साथ फैसला आया सो मोटो नोटिस का। ये इनकी असलियतें, डोगर केस में से अब सुन लेना, इन्हें अदालतें मेरी तो सुन लेना, इन्हें अदालतें जस्टिस अब्दुल कयूम वाली चौधरी परवेज लाई केस से लेके आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें जस्टिस तशरीह के अंदर और उसके बाद डोगर केस से निकले हुए सो मोटो के अंदर बार-बार वफाकी हुकूमत एक ही मुतालबा करती रही और वो है फुल कोर्ट का।
तो क्या वजह है, क्या बरबाने फुल कोर्ट नहीं बन जाता? उसके बाद उनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, उनकी अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वो उनको जब अगर पता इतना है मेस कि है, 8 पॉलिटिकल जजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेस है, 10 जजेस तो फुल एक कोर्ट तरफ बनाने हो में क्या गए। प्रॉब्लम? नहीं, एक सेकंड, 10 ये आपको जजेस किसने एक तरफ बताया? हो गए, अब ये क्या करेंगे? ये आपको किसने बताया? अब कौन सा कि आप 10 ही के जजेस एक तरफ चैनल्स हो पर चल रहा था, आप ही के चैनल्स पर चल रहा था कि 10 जजेस एक तरफ हो गए। वैसे तो मेरा ये ख्याल है पूरे के नहीं, ये पूरे कहाँ की 15 रिपोर्ट है कि जजेस 10 आईन और जजेस एक तरफ कानून हो के गए? साथ खड़े हैं। Are you और celebrating it? पूरे के पूरे भाई बहुत से एक सेकंड, We are not celebrating it. We are saying 10 जजेस कि एक तरफ हम हो ये- गए, 5 जजेस एक तरफ हो गए। वेट नहीं, आप ही कह रहे हैं ये ना। तो पीडीएम के सोचने का क्या मकाम 10 है। जजेस ने हम तो पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इतना इंसाफ की झोली में समझते हैं वोट कि डाल दिया? सारे जजेस या 10 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिए? अब बात मैं बता दूं ना, 8 जजेस ने ये कहा था, ना 10 जजेस ने कहा है, ना 15 जजेस ने ये कहा है, और ना 15 जजेस ये कह सकते हैं कि आइन और कानून के लिहाज से 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना, और ना इन जजेस में से किसी ने ये कहा है कि यहाँ पर इमरान खान को वजीर आजम बना दें, या पीटीआई को निगरान हुकूमत दे दें, या पीटीआई की वफाक में हुकूमत तो सवाल फिर मेरा बड़ा सादा सा है करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के 90 रोज के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 रोज लिखा हुआ है, कराना है, कॉन्स्टिट्यूशन में 90 रोज लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और सिर्फ उसके पंजाब बाद के लिए कम से कम टाइम या केपी के लिए भी? नहीं, सबके लिए होगा, और तो फिर- सबके लिए तो होगा। फिर और वो मैं केपी सिर्फ में इतना implement बता क्यों रही हूँ, नहीं हो अभी रहा है? पहले सवाल पंजाब मेरा को बड़ा होने सादा दें। सा है ना। तो नहीं, ऐसे थोड़ी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना जी। मेरी बात सुने, केपीके के गवर्नर से पूछे ना, क्या वो ये डेट क्यों नहीं दे कॉन्स्टिट्यूशन रहा? को मोम की जहाँ गुड़िया है? हमारे सदर ने डेट देनी थी वहां उन्होंने फौरन दे दिया है। मेरा तो सवाल है सवाल केपीके मैं के आपसे कर गवर्नर रहा से हूं के ना। वो जो नहीं, रोज वहां पे गवर्नर आकर से क्यों छलांगे पूछूं मैं? किसी और चीज पर मारा वहां पे तो मैं कोर्ट मेरी से क्यों पार्टी नहीं का तो है नहीं, वहां पे भी क्योंकि कोर्ट, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने पाकिस्तान डेट तो दे दी है। केपी का भी वही है जो पंजाब का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया, तभी तो उन्होंने रेफर किया कि केपी जाएं का और सुप्रीम इस कोर्ट मसले अलग को है। सॉर्ट आउट करके आए, लेकिन कभी उनका वकील नहीं पेश होता, नहीं, मेरा कभी सवाल वो आपसे खुद ये है कि पेश नहीं केपी होते, में कभी सुप्रीम वो कोर्ट और है? डेट नहीं देना चाहते। केपी का सुप्रीम कोर्ट और है कोई? देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कहती हूँ ये 50 जजेस मेरे को भी सवाल का अपने जवाब बुला देना। लेना, वो जजेस एक ही कि बात वहां पे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वो और बात है, एक ही करेंगे खैबर कि आइन और पख्तूनख्वा में कानून के कॉन्स्टिट्यूशन लिहाज और है। से इलेक्शन होना है। देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, आइडियली यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि ये हुकूमत आइडियली हर जो मैं लिहाज पूछ रहा हूँ से आप उसका फेल है। जवाब देना। 2-3 बातें सुन लेना, जिस सुन तो कॉन्स्टिट्यूशन लेना। के मैं कस्टोडियन आप बड़ी- बने हुए मैं हैं, बड़ी क्या important- केपी में एक कॉन्स्टिट्यूशन मिनट। और है? आप बात तो सुन लेना। नहीं, मेरे सवाल देखिए का मेरी जवाब देना। बात सुने, मैं केपीके का अपना केस चल रहा है, जब उसका फैसला आएगा तो कर लेंगे। मैं तो पंजाब वो की अभी मामला बात कर सुप्रीम रही हूँ, कोर्ट में पंजाब नहीं में तो हुकूमत कराए ना, पंजाब से क्यों भाग रहे हैं? Why पंजाब is that से क्यों important? भाग क्या रहे हैं? केपी में मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ- और है या केपी का मैं- सुप्रीम कोर्ट और है? भाई पंजाब इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पंजाब KP is not that आपका important? इतना 15 करोड़ का सूप है, Why KP is हमारे not लिए तो that केपी भी important? इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो सिंध भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो बलोचिस्तान तो भी KP में इंपॉर्टेंट भी है। मुतालबा हम तो करें ना कि कहते हैं 90 सारी रोज में असेंबलियां elections तोड़े, एक दफा इलेक्शन करा ले। हम तो कह रहे हैं सिंध भी तोड़ दे, तो आप KP सिंध वालों से तो क्यों नहीं KP की कहते? बात क्यों नहीं डरते कर रहे क्यों हैं आप? इतना वहां इलेक्शन पे से? कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन क्यों हो रही है? डरते क्यों है इतना इलेक्शन? नहीं, मेरे सवाल का भाई जवाब देना। हम तो बता रहे हैं ना कि इस हुकूमत की हर कॉन्ट्रडिक्शन उसके सामने आ रही है। एक तरफ ये कहती है हम इलेक्शन से नहीं नहीं, भागते, ये KP दूसरा में इलेक्शन के constitution नाम कौन से सा है? ऐसे भागते हैं जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है। तीसरी बात ये मेरे यहाँ सवाल का पर जवाब आकर नहीं दे कहते रही हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है 1400 अरब रुपए पड़े हैं, उसके बाद जब वो कहते हैं हम रिलीज करेंगे तो ये भागे भागे कायमा कमेटी आज की मुतालबा मीटिंग करते हैं कि बुलाते हैं, खैबर फिर पख्तूनख्वा एक के दफा अंदर भी ये 90 उसको रोज में लेकर इंतखाबात जाते होने चाहिए। हैं नेशनल असेंबली। मैं बिल्कुल मुतालबा करती हूँ, क्यों नहीं मुतालबा तो फिर आज करती? के बाद से आप केपीके KP के लोगों इलेक्शंस को की बात उनका करेंगे? हक, आईनी हक नहीं देना उनके हम तो अपनी पिटिशंस ये लेकर एक हमारे तरफ स्पीकर पंजाब तो के इलेक्शंस सुप्रीम पे कराने का कोर्ट में, मुतालबा किया जा केपी रहा के है। अदालत KP में इलेक्शंस हम कहाँ है? हर तरफ जा रहे हैं, हम तो हर तरफ जा रहे हैं। हमारे अलावा इलेक्शंस का मुतालबा कर कौन रहा है? बाकी सारी पार्टियां तो इलेक्शन से चलिए, भाग रही lastly, हैं रेहान आलिया अफजल साहब। साहब, lastly। बाकी सारी पार्टियों का तो कोई अभी फ्यूचर पंजाब में ही नहीं इलेक्शन, है। अभी पंजाब में इलेक्शंस हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाए, जब आप हुकूमत में आएंगे फिर असेंबली डिसॉल्व करेंगे, फिर 21 अरब का मुतालबा करेंगे, फिर आप आ जाएंगे, फिर क्लीन स्वीप कर जाएंगे, फिर आप हुकूमत में आके असेंबली डिसॉल्व करेंगे, इलेक्शंस का मुतालबा करेंगे। एक सेकंड, क्या ये साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें चलता रहे पाकिस्तान? एक सेकंड, क्या यही टेक्निकल प्रोसेस है कि हर 3 साल के बाद एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराना है, एक इलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजना है और इस तरह ये से रात सवाल को आप किससे कर जमहूरियत रही के हैं? ऊपर शब्द ये सवाल उस वक्त justified था जब नवाज शरीफ को disqualify करके घर भेजा गया था। आपको भी पता है, देखे वो आपको भी पता है नवाज डिस्क्वालीफाई करके घर भेजा गया था, तो उस वक्त तो आप उस डिसीजन को सेलिब्रेट कर रहे थे। Where were you standing at that time? अकलियत को, किसी अक्सरियत पे के ऊपर जो है मेरा हमने सवाल मुसलत आपसे ये है कि नहीं जब किया नवाज था। शरीफ को नवाज लाइफ शरीफ टर्म
अब भी डिस्क्वालीफाई अपनी करके corruption घर पर भेजा गया था, तो उस वक्त आप तो शादियाने बजा रहे थे, अपनी भगड़े डाल रहे थे करप्शन उस पे गया है। वक्त। हमारे पास 1 साल के बाद आपके लिए करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। मेरे सवाल का आज जो जवाब ये हमें नहीं कहते थे, आज 121 मैं ये कह रहा हूं कि आज आप क्रैश होने के लिए 3 साल बाद वजीर आजम के घर जाने पर गम मना रहे हैं, तो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? हम नहीं मना रहे, हम जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने पर हम मना रहे हैं, और हम ये मना रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रानुमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मुझे मुज़ाकरात में भी बात करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुज़ाकरात की बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो बिलवास्ता मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये क्या है? ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक अरसे से सर जंग जारी है। इस सर जंग में कभी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी दिखाई देता है, तो कभी हुकूमत तहरीक इंसाफ को जिच करती है। सियासतदानों की कुर्सी और हक हुक्मरानी की इस जंग में पाकिस्तान के अवाम पेश कर रह गए हैं। अवामी फलाह के काम रुक चुके हैं। इदारे आमने सामने होने के बायस अब सिर्फ मुल्क में एक वाहिद चीज़ जो हो रही है वो है सियासत। इस सियासत के दौरान अक्सर औकात कशीदगी भी उरूज पर रही, लेकिन अब इस कशीदगी को दूर करने के लिए बहुत सी जमातें सामने आई हैं जो चाहती हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और मसाइल का हल निकालें। जमात इस्लामी ने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को बातचीत पर आमादा करने के लिए अहम किरदार अदा किया, और अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से हफ्ते को अलग अलग मुलाकातें की थी। इनके इस मस्बत किरदार के बाद इतलात है कि अब दोनों जमातों ने बिलवास्ता मुज़ाकरात की हामी भर ली है। दोनों जमातों की जानिब से मुज़ाकराती टीमों का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के इत्तफाक राय के लिए भरपूर इकदाम का मस्बत जवाब देते हुए अयाज सादिक और साद रफीक को मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि पीटीआई ने इस मकसद के लिए परवेज़ खटक, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई है। दूसरी जानिब इम्कान है कि जमात इस्लामी की जानिब से ईद उल फितर के बाद मुल्क भर में एक रोज़ इंतखाबात कराने की तारीख का फैसला करने के लिए यकनकाती एजेंडे पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी APC मुनक्किद की जाए। इस कॉन्फ्रेंस का वाहिद मकसद ये होगा कि हुकूमती इत्तेहाद को अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात करने के लिए कायल करने की कोशिश की जाए, जबकि पीटीआई इंतखाबात खासतौर पर पंजाब में 14 मई को कराने के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगी। मुज़ाकरात की तस्दीक वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी की गई है, जिनका कहना है कि सियासी जमात कभी मुज़ाकरात से कतराती नहीं है और हमने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आज इमरान खान ने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकरात से मुताल्लिक बात की। देखिए, मुज़ाकरात किस चीज़ पे कर रहे हैं? आइन के ऊपर चलने के लिए मुज़ाकरात की तो जरूरत नहीं है, बहरहाल हम कर रहे हैं, लेकिन 90 दिन के बाहर इलेक्शंस नहीं हो सकते, उसके बाहर आइन खत्म हो जाता है। इसके ऊपर सारे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी इस पे मुत्तफिक है कि जिस वक्त अगर इन्होंने स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पैसा ना दिया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ कानून की हुक्मरानी बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब इस आम मोड़ पर जमात इस्लामी मुतहर्रिक हो गई है, और जमात इस्लामी के किरदार की बात की जाए तो 2014 के धरने में भी सिराजुल हक साहब से इमरान खान की बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त रिपोर्टेडली इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी की बात उस वक्त नहीं मानी थी जब वो धरने में चले गए थे, और फिर उसके बाद कुछ लोगों के किरदार अदा करने के नतीजे में इमरान खान को वापस असम्बली में आना पड़ा था। यानी जमात इस्लामी एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या 2014 वाला किरदार अदा कर पाएगी? और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या इमरान खान 2014 की तरह जमात इस्लामी और सिराजुल हक से धोखा करेंगे, या वाकई अब कोई एग्रीमेंट करके कोई इत्तफाक राय पैदा होगा और उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर खुद भी इमरान खान साहब बैठ जाएंगे? क्योंकि जमात इस्लामी ये बात कर रही है कि 3 पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक कंसेंसस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना चुकी है, और आज ही यूसुफ रजा गिलानी और कमर जमान कायरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे का वक्त दिया गया है कि वो इसमें क्या एक एजेंडा अनफोल्ड करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने भी जो है इस हवाले से मुज़ाकराती कमेटी कायम की, जिसमें ख्वाजा साद रफीक भी हैं और सरदार अयाज सादिक भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मुज़ाकराती कमेटी बना चुकी है और अपने जो मेंबरान हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अब देखता ही है कि अल्टीमेटली ये मामला मैच्योर होता है या नहीं। इससे कबल शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने तो असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर आज़म को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दरख्वास्त की थी, और ये कहा था कि इमरान खान को कि अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते तो उनको चलकर वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them.
अभी जो कुछ हो रहा है और मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इनको समझने के लिए कौमी सलामती कमेटी इजलास को जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी गुज़श्ता दिनों जो इन कैमरा सेशन से खिताब किया था उसमें ये बात दोहराई थी कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, अवाम ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने चाहिए और पाक फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद ये देखा गया कि जो मुज़ाकरात पसे पर्दा चल रहे थे अब वो आमने सामने हुए हैं। वही फरीकैन जो एक दूसरे की शक्ल देखने को मतलब रवादार नहीं थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, अब आमने सामने आकर बैठकर बातचीत करने पर आमादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने भी दोनों पार्टियों के साथ मुलाकातें की थी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कायल करने की भी कोशिश की थी। मुज़ाकरात की शुरुआत होने के बाद अब कुछ इत्तलात भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि इब्तदाई तौर पर PTI ने मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत भी रख दी हैं, जिसके मुताबिक केसेस का खात्मा और कौमी असम्बली में वापसी शामिल है। यानी जो प्री कंडीशन है मुज़ाकरात की, सबसे पहले तो केसेस को ख़त्म करें और फिर हमारा कौमी असम्बली में जो वापसी का रास्ता है वो भी हमवार किया जाए। ये वही फरमाइशें जो तहरीक इंसाफ की जानिब से 2014 में धरने के बाद की गई थी और तब तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी की राह मिल गई थी। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात में कौन अपनी बात मनवाने में कामयाब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्टीमेटली पार्लियामान में वापस आ जाती है, क्योंकि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो भी यही बातें करते हैं कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जो फैसले हैं वो पार्लियामान से बाहर नहीं बल्कि पार्लियामान के फ्लोर पर होने चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत करना चाहती है तो उसके लिए उनको पार्लियामान में होना पड़ेगा और पार्लियामान में आने का रास्ता क्या PDM की तरफ से दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसका इन्हिसार इन मुज़ाकरात के ऊपर है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या मामला है, बात करेंगे उस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद से तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में भी मुश्किलात का शिकार है। आज़ाद कश्मीर में भी वो धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है और अपने ही लोग उनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सरदार तनवीर इलियास ग्रुप वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाना चाहता है, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान अपने करीबी साथी को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे, जिससे दोनों ग्रुपों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए जो कल रात से अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए असद कैसर और परवेज़ खटक ने कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। अब इत्तलात हैं कि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत करते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया है और अपना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक ने चौधरी रशीद को नामजद किया है और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के नामजद वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अब आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के इलेक्शंस में PTI के उम्मीदवार का मुकाबला पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतफ़िका उम्मीदवार से होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आज होने वाले अहम इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाना था। PTI फॉरवर्ड ग्रुप के उम्मीदवार इस हवाले से फेवरेट बताए जा रहे थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ था। अगर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी से होता तो हम उसे वोट देने के पाबंद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक से मामला तय करते वक्त नून लीग को एतमाद में नहीं लिया और ना ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने नून लीग से राब्ता किया है। अगर सूरत हाल जो की तू रही तो नून लीग 7 वोटों के साथ अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। ये आज इजलास होना था बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कल तक फिर मुलतवी हो गया है। जो कल होना था वो आज तक प्रोलॉन्ग हुआ, अब आज का जो इजलास है वो फिर कल तक मुलतवी हो गया है। जोड़ तोड़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जब 26 लोग थे, इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के साथ 20 लोग मौजूद हैं और बाकी मानदा 32 में से 12 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। टोटल 32 हैं, 32 में से 20 फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है, 12 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जबकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के कंसेंसस जो वो भी मौजूद है। और ज़राए के मुताबिक नून लीग के एतराज़ के बाद मुस्लिम लीग नून फॉरवर्ड ब्लॉक कबल सामने आने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक को की तरफ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने रात गए नून लीग के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार चौधरी रशीद की हिमायत पर आमादा किया जा सके। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वोट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जाती है तो उसे फिर नून लीग के चंद वोट दरकार होंगे कि वो अपने वज़ीर आज़म को जो है इलेक्ट करा सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सरतोड़ कोशिशें की जा रही है कि जो गैप या रिफ्ट इस वक्त आई हुई है जल्द अज जल्द इसको भी फिल कर लिया जाए। लेकिन इत्तलात ये बताती हैं कि आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया होने वाला है, या तो फॉरवर्ड ब्लॉक की झोली में गिरेगा और प्रीडोमिनेंटली इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेवरेट दिखाई दे रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।